बट मैम ग्राफ देख के उल्टा लग रहा है। हाँ उल्टा ही होता है। अच्छा, और अच्छा, लास्ट टाइम पे आप लोग को नंबर ऑफ वो बता दिए थे। नाम। हाँ हम आपका वीडियो लैग हो। हाँ, आज कुछ तो नेटवर्क इशू है, कुछ प्रॉब्लम। मोबाइल से कनेक्ट करूँ क्या? आवाज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें लाइव कर रही है बीच मैम बीच। लेट आ रही है। अच्छा, बहुत लेट आ रही है मैम। बहुत हर्ष ने बोला बहुत लेट आ रही है ना। मैं बोल दे रही हूँ ऐसे, फिर 10 मिनट बाद पहुँच रही है आवाज़। अब मैं रिप्लाई का वेट कर रही हूँ आप लोग के। उसको कभी कभी हो जाता है। हम शायद अभी आ रही है आवाज। अभी आ रही है? नहीं नहीं आ रही। अभी मैं बोल ही नहीं रही हूँ, लगातार मैम बोल। हम नहीं आ रही। अभी पी ब्लॉक का जनरल मैम मुझे तो क्लियर इलेक्ट्रॉनिक। आ रही है स्टार्टिंग से। प्रणय को सही आ रही है, प्रणय बताएगा, आंसर देगा प्रणय। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक बताइए। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो बोल दीजिएगा, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर NS2 NP126। 1 to 6। अच्छा, हर्ष, कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं पी ब्लॉक में? हर्ष को आवाज़ पहुंच गई? हेलो मैम। मैम बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ मैम। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन, नियॉन फैमिली होती है? नियॉन मैम कोई? इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस हाँ, वाले। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। ठीक है। आर्ची, यस मैम। इनर्ट गैसेस को इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, मतलब क्या रीज़न है ये नाम देने का? मैम उनको इनर्ट गैसेस से कहते हैं बिकॉज उनकी मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कंप्लीट होती है, तो उससे वो स्टेबल हो जाते हैं और वो जल्दी अपनी स्टेबिलिटी खोने को नहीं करते हैं, तो इसलिए वो इनर्ट गैसेस होते हैं। आयुष, यस मैम। इनर्ट गैसेस कंपाउंड बनाते हैं क्या, कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं? मैम जनरली नहीं बनाते हैं, बट कभी कभी हम जैसे XeF2 में देख लेते हैं, कभी कभी बनाते हैं बाई चांस। वैसे तो क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता ही है तो इनको जरूरत नहीं होती कंपाउंड्स बनाने की, बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे XeF2 एंड Xe कुछ ऐसे होते हैं। पी ब्लॉक में हर्षित अग्रवाल, पी ब्लॉक में 17 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 17 ग्रुप को नाम क्या देते हैं वो बताइए, और कौन कौन से होते हैं ये बताइए। बता रहे हैं या किसी और से पूछो? प्रांजल, हाइड्रोजन होते हैं। प्रांजल, हाँ प्रांजल।
प्रांजल बताइए 17 ग्रुप में कौन कौन से होते हैं एलिमेंट? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हम 3 ही याद है, बाकी मेरे को याद है। हम्म। हर्षित आप बताना चाहते हो? हर्षित, हर्षित को कोई नेटवर्क इशू है क्या? आज सबके कुछ प्रॉब्लम है माइक में। मैम आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ हाँ बोलिए। मैम क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन एंड मैम एस्टेटाइन। इतने ही याद है मैम। इतने ही याद है। मीत, मैम इनको हेलोजेंस कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और AT और TS होते हैं, उनका नाम याद नहीं है। TS कौन सा है? अच्छा इसमें कोई रेडियो एक्टिव है क्या? TS जो वो, हाँ जो वो मतलब रेडियो एक्टिव, कोई रेडियो एक्टिव है इसमें से? हाँ मैम, वो रेडियो एक्टिव टेरेसीन। मैम एसिटीन होगा, एस्टेटाइन। हाँ रेडियो एक्टिव होता है। अच्छा, इन जनरली किस तरीके का बॉन्ड बनाना चाहिए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को? 3 तरीके के बॉन्ड पढ़ते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म कर दिया गया है। वैसे तो कोऑर्डिनेट को भी कोवेलेंट कंसीडर करते हैं, लेकिन आप बताइए इन जनरली कौन सा बनाना चाहिए? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अच्छा, पाई बॉन्ड तो मैंने इसमें टाइप ही नहीं दिया, आपको ऑप्शन ही नहीं दिया। जनरली आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, क्या रीज़न है? हम कोवलेंट बॉन्ड्स कोवेलेंट बनाते हैं। अच्छा भाई, क्या रीज़न है? वैलेंसी 4 होती है। हम्म। अच्छा, पी ब्लॉक में कितने तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? टाइप ऑफ एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स तीनों ही होते हैं। तीनों ही होते हैं। यही एक अपना पी ब्लॉक ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। मेटलॉइड भी होगा, मेटल भी होगा, नॉन मेटल भी होगा। ठीक है, पूरी वैरायटी मिलती है हमको देखने को इसमें, और इसलिए बॉन्डिंग भी अपने को वैरायटी मिलती है। आयनिक भी दिखता है, कोवेलेंट भी दिखता है, और आपका डेटिव बॉन्ड भी, कोऑर्डिनेट भी बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का बनता है। जितना राइट पार्ट में जाते जाएंगे, जितना राइट पार्ट में जाएंगे, उतना आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोवेलेंट बनाते हैं। अगर इधर लेफ्ट पार्ट से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप से, जिसको हम लोग एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, तो उससे आयनिक बनाने की टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है अच्छा खासा। लेकिन अगर आपस में बात करें, अपने ही एटम से अगर अटैच हो रहे हैं, तो क्या बनाएंगे उस केस में? वो या अपने ही ग्रुप के किसी उससे कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एक इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन का मतलब होता है कि हेलोजन फैमिली के ही एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक कंपाउंड पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, ClF3, जिसका T शेप पढ़ते थे हम लोग, है ना? तो ये कैसा कंपाउंड है? इंटर हेलोजन है, मतलब हेलोजन और हेलोजन के बीच में बना हुआ है। एक फ्लोरीन है और एक आपका क्लोरीन है। तो इस तरीके के जब बॉन्डिंग होगी तो कोवेलेंट होगी। ठीक है, क्योंकि सिमिलर नेचर है। और अगर डिफरेंट नेचर है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से रिएक्ट करता है लेफ़्ट वालों से, तो लेफ़्ट वालों से आपका आयनिक बनाने के चांसेस होते हैं।
डेटिव भी बनता है, डेटिव बॉन्ड भी बनते हैं। मैं ज़्यादा आपसे पूछ नहीं पा रही हूँ, इसलिए उसका रीज़न ये है कि मेरी जो वो थी ना NCERT थी 11th वाली, वो कहीं पे मिसिंग हो गई है, दिख नहीं रही है। तो मुझे खुद को नहीं पता है कि 1 2 3 ऐसे तो पता है कि भाई P ब्लॉक में क्या है, लेकिन ये नहीं पता है कि भाई उन पेजेस में क्या था एग्जैक्टली। आर्ची ने तो पढ़ा ही नहीं था। अच्छा ये जो ना पढ़ने वाले इनको क्या पनिशमेंट दिया जाए, जरा आप लोग आपस में बताओ, जरा बाकी लोग बताओ। मैम मेरा रीज़न था, अनुकृति, कल बर्थडे था तो इसलिए अच्छा कल आपका बर्थडे था, ओके हैप्पी बर्थडे बिलेटेड भाई। तो इसलिए आप सेलिब्रेशन में लग गए होंगे। चलो एक दिन तो बनता है। यस मैम कल और अनुकृति आपका तो कोई बर्थडे नहीं था, मुझे पता है। मैम मेरे नोट्स नहीं हुए थे, रीडिंग कर ली थी तो नोट्स क्यों नहीं बनाए? नोट्स तो बनाना इम्पोर्टेंट है ना। इनऑर्गेनिक में कैसे करोगे फिर, याद ही नहीं होगा। मैम एक बार पहले बनाए हैं, हाँ। नोट्स नहीं। विकास, यस मैम। हाँ आप लोगों ने 11th में उसमें P ब्लॉक तो करा होगा ना। अभी डेली टू डेली क्या करेंगे, P ब्लॉक की जो NCERT है ना उसके पॉइंट्स को लर्न करने को देंगे, और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो वो, और आप लोगों को जो न्यू हैं उनको P ब्लॉक का वो भी भेज देते हैं, PDF वगैरह भी भेज देते हैं, जिससे आप लोग थोड़ा सा पढ़ के भी उससे भी आइडिया लो। ठीक है, अभिनव। यस मैम। आपके लिए भी यही बात है, सेम। ठीक है, और उसके आगे से फिर जो भी आपको क्लास में वर्क दिया जा रहा है उस वर्क को आपको करना है ना। मेरे से आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कभी तो पढ़ा ही होगा ना, अगर वो क्लास अटेंड करी है आपने तो इसलिए आपको जैसा भी जिस लेवल का भी तैयार होता है वो तैयार करना है। फिर जब करवाना होगा तो वो मैं देख लूँगी कैसे करवाना है। ठीक है, तो अभी क्या प्रॉब्लम था, एक तो हर्ष का प्रॉब्लम था वो ग्राफ है ना, और आयुष आपका हाँ, उसमें P पाई D पाई बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? हम मतलब उसमें वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के जो वेरिएशंस बता रहे थे ना, और ये जो लैंग्वेज लिखी हुई थी वो थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी इजीली, तो अच्छा इसलिए एक बार सोचा कि आप एक बार समझा देते। क्योंकि आपने जब भेजा था मैंने देखा, मैंने कहा अरे इसमें तो कुछ खास ऐसा है नहीं। P पाई D पाई के बारे में बता रहे हैं कि कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है। हाँ हर्ष बताइए, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मैम यहाँ पे आपने ये क्रिस्टलाइन वाले में सडन चेंज लिख रखा है और अमॉर्फस वाले में स्लोली कूल लिख रखा है, बट मैम ग्राफ को देखें तो शायद उल्टा होगा शायद। अच्छा हाँ, हाँ मैम, ये उल्टा लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, हाँ यहाँ पे ग्राफ हमने देखो। ऊपर भी पढ़ा था थ्योरी के अंदर। हाँ यहाँ पे ग्राफ जो शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ देखो एकदम से ऐसे हो जा रहा है। सही है, सही है, आप सही कह रहे हो, है ना। ग्राफ रिवर्स है ना। और बाकी कुछ ऐसा ये ग्राफ एक ये सडन चेंज और इसकी बात बता रहे हैं, और आपका और क्या बात बताई थी इसमें ग्राफ में, क्या इम्पोर्टेंट बताया था?
कांस्टेंट पोर्शन की बात की कि कांस्टेंट पोर्शन क्यों की आ रहा है। बात हुई थी, हाँ, ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है और इसमें क्यों नहीं आ रहा है, लिक्विड और सॉलिड में। ठीक है। और मैम एक और चीज़ थी हम्म, मैम, आपने वो नोट लिखा, अपन ने वो क्या कहते हैं K2SO4 बेंजीन अमोनिया ये सब लिखा था ना, उनके टाइप ऑफ बॉन्ड्स करके कुछ ये कहाँ लिखा था? स्पाई किया था। टाइप ऑफ सॉलिड्स। ये वाला? हाँ मैम। हाँ, तो मैम इसमें बेंजीन तो कोवलेंट होना चाहिए ना? बेंजीन कहाँ है? बेंजीन कोवेलेंट ही तो है, सेकंड। मॉलिक्यूलर नॉन पोलर। मॉलिक्यूलर तो अपन ने अलग क्लासिफिकेशन किया था। यही पढ़ा था हमने, है ना? कि और कहीं पे भी दिया था मैंने कुछ आप लोगों एग्जाम्पल्स तो यही बताए थे, कुछ और बताए थे। हम्म, इसकी बात कर रहे हो ना हर्ष? हाँ मैम। हाँ, तो ये मॉलिक्यूलर नॉन पोलर बनेगा, इस पे कहीं कहीं पे पोलैरिटी डेवलप हो सकती है ड्यू टू पाई बॉन्ड। ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, ये इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ, ना उसको हम कोवेलेंट में कैटेगराइज कर एक्चुअली कोवेलेंट जो बोल रहे हैं ना, कोवेलेंट जो कैटेगरी है वो कोवेलेंट बॉन्ड से एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है, वो एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड में भी जो नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, नेटवर्क टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जैसा कि हम लोगों ने उसमें देखा था, आपका ग्रेफाइट में देखा था, या जब पी ब्लॉक पढ़ाया था आपको, तो आपको एक उसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने, इसका क्वार्ट्ज का बताया था। अच्छा मैम, ये फिर बेंजीन नहीं, कुछ नहीं, सॉरी मैम, गलत है, ठीक है, सॉरी। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट का मैम, स्ट्रक्चर इसका होता है, मतलब ये नेटवर्क सॉलिड है भाई। जो मॉलिक्यूलर होगा उसमें भी तो कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा ही होगा ना, यस और नो? मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, जैसे यूरिया को देखो मॉलिक्यूलर में कैटेगराइज किया, अमोनिया को मॉलिक्यूलर में कैटेगराइज किया। जैसे ये देखो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में SiO2 क्वार्ट्ज, जिसका स्ट्रक्चर बताया था बड़ा सा होता है, SiC का है, डायमंड का है। अब लास्ट टर्न पे अपनी स्पेस लैटिस और यूनिट सेल की बात हो गई थी। यूनिट सेल का मतलब क्या था? बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रिस्टल। पूरा क्रिस्टल जो अपना बनता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सिस्टम की, उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा, जिसको 3D में, 3D डायमेंशन में, तीनों डायमेंशंस में अगर हम बार बार रिपीट करते हैं उसको, तो अपना क्या बन जाता है? स्पेस लैटिस बन जाता है। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। और अपना यूनिट सेल जो है आपका, वो उसका बेसिक पार्ट होता है। ये जो पार्ट दिखाया गया था, ये किस में दिखाया गया है? 2D में दिखाया गया, और ये पूरा 3D है। 3D में ये एक पार्ट है यूनिट सेल। तो इतनी ये सारी बातें क्लियर हो गई थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लैटिस पॉइंट की बात करें, तो लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? जहाँ पे आपका, जैसे हमने बात की थी क्यूबिक की, अगर क्यूबिक की अगर बात करो, तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्लेस्ड हो। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे हैं, उसकी जो पोजीशन होगी
उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। जैसे कि क्यूबिक वाले सिस्टम में, या जिसको हम लोग क्यूबिक को हम लोग SC भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक भी नाम देते हैं, या इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे थे पार्टिकल्स, कॉर्नर्स पे, केवल ये जितने आपके ये हैं, कितने कॉर्नर्स हैं इसमें, तो ये सारे जो पॉइंट्स हो गए ये क्या हो गए, लैटिस पॉइंट हो गए, लैटिस साइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी आपका यूनिट सेल है, उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना होता है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 6 पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। 6 पैरामीटर्स में होते क्या क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, ये जो है ये क्या है, एज लेंथ है आपकी। ठीक है, ये जो है ये क्या है, एजेस हैं, और इनकी ये एज लेंथ है। तो ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, इसमें आपको 3 तो आती हैं एज लेंथ्स अकॉर्डिंग टू x, अकॉर्डिंग टू y, अकॉर्डिंग टू z एक्सिस, और 3 हम बात करते हैं एंगल की। 3 एंगल्स की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टेलोग्राफिक एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। इतनी बात क्लियर है? ये सारी लास्ट टर्न पे अपनी बात हो गई थी। 6 पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। अब ये 6 पैरामीटर्स देखो, ये क्या, ये A वाला जो है, ये A वाली जो एज लेंथ है, ये अकॉर्डिंग टू x एक्सिस है। ये जो ये आपकी है, ये क्या है, B, ये अकॉर्डिंग टू y एक्सिस है, और इसको हमने C को ले लिया किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू z एक्सिस। ये है क्या, एज लेंथ्स। अल्फा, बीटा, गामा की अगर बात करें तो z एक्सिस और ये वाली आपकी जो y एक्सिस है, इसके बीच में जो इनकी एज लेंथ के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अल्फा, इन दोनों के बीच में बीटा, और इन दोनों के बीच में क्या बोलते हैं, गामा। ये बेसिक आप याद रखें। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, एक तो हमने बताया था आपको कि अगर हम लोग चेंज करते हैं पोजीशन, किसकी, पोजीशन ऑफ एटम्स बोल सकते हो, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अगर उसकी बेसिस पे हम देखें तो क्रिस्टल हमने कितने तरीके के आपको बताए थे, 4 टाइप्स के बताए थे। एक को बोला था सिंपल क्यूबिक या क्यूबिक, जिसमें केवल कॉर्नर्स पे होंगे लैटिस पॉइंट, यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे हैं। दूसरा ऐसा था जिसको हमने बोला था BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, क्यूब के कॉर्नर्स पे, या जो भी आपका डायग्राम है उसके कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। और कहाँ पे होगा, एक और होगा, वो बॉडी के सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच में। फिर तीसरा जो था उसको हमने बोला था FCC। FCC में आपके कॉर्नर्स पे होंगे, और कॉर्नर्स के बाद क्यूब में अगर हम देखें तो 6 फेसेस होते हैं, उन फेसेस के सेंटर पे भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से FCC था। और एक और हमने बताया था एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं, और यहाँ पे आपके 2 अपोजिट फेसेस पे भी होते हैं। ठीक है, ओनली एट 2 अपोजिट फेसेस। यानी कि अगर इसकी हम बात करें तो यूनिट सेल में अगर एंड सेंटर्ड में बोलें तो लैटिस पॉइंट कितने हो गए आपके, 4, 4, 8 और 9 और 10। इतनी बात सबको क्लियर है यहाँ तक की? यस मैम। ये जो था अपना क्रिस्टल का यूनिट सेल का क्राइटेरिया, या यूनिट सेल का जो डिवीज़न था, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन पे था कि उसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। अब अगर हम यूनिट सेल को और तरीके से डिवाइड करना चाहें तो उसमें हम डिवाइड करते हैं 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में।
उसमें 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ में कुछ चेंज लाते हैं, ए बी सी की वैल्यूज़ में कुछ चेंज लाते हैं, किसी में तीनों इक्वल होगा, किसी में कुछ डिफरेंट होगा। इस तरीके से करके हमको 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम मिलते हैं। ठीक है, और उन 7 में भी अगर हम कुछ और थोड़े वेरिएशन लाते हैं तो ओवरऑल में अगर हम देखें तो नेचर में 14 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम मिलते हैं, जिसको हम लोग ब्रेवियस लैटिस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 7 कैसे मिल सकता है, उसका थोड़ा सा एग्जांपल। पहले पिक्चर देखते हैं। देखो, जैसे एक आपका मिलेगा क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक में वही है आपका ए बी और सी तीनों इक्वल होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। एक पहला क्रिस्टल सिस्टम ये है जिसमें ए बी सी तीनों लेंथ आपकी इक्वल होगी, अल्फ़ा बीटा गामा ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री होंगे तीनों के तीनों। ठीक है, तो इस क्यूबिक में जो कैटेगरी है, इस क्यूबिक में 3 तरीके की चीज़ें हमको मिल सकती हैं। अगर हम इसमें पार्टिकल वाली बात को भी इंक्लूड कर दें तो क्यूबिक सिस्टम में हमको 3 तरीके का मिल सकता है। एक ऐसा होगा जिसको हम प्रिमिटिव बोलेंगे, जो यहाँ पे इन्होंने पी से इंडिकेट किया है, जिसको सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, जिसमें लैटिस पॉइंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सारे किस पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। दूसरा जो इन्होंने आई से डिनोट किया है, आई से इन्होंने डिनोट किया बॉडी सेंटर को, मतलब कॉर्नर पे तो हो ही हो, आप क्या कर दो यहाँ पे एक बॉडी सेंटर पे भी डाल दो, फिर उसके बाद फेसेस पे भी डाल दो, फेस सेंटर्स पे भी डाल दो। तो क्यूब जो शेप है, इस तरीके का जो क्रिस्टल है, इसमें 3 तरीके के पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है। फिर दूसरे की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में एंगल्स का ध्यान रखें, इनको देखो आपको इस चार्ट को लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार दे देता है। तो एक एक को ऐसे तो नहीं, एक फॉर्मूला मैं बता दूंगी, उससे याद रखेंगे आप। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रही हूँ। इसमें एंगल्स तीनों इसमें भी 90 होते हैं, लेकिन A इक्वल टू B होता है, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू C। मतलब A और B 2 लेंथ तो आपकी सेम होंगी, लेकिन तीसरी लेंथ क्या होगी, अनइक्वल होगी। ये वाला जैसे आप देख सकते हो, जैसे डाइस देखते हैं ना हम लोग, लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें आप अगर देखो तो उसमें सारे जो एजेस होते हैं ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल्स अगर हम देखेंगे तो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टेट्रागोनल हो गया। टेट्रागोनल में जैसे मान लो आप डाइस को थोड़ा सा एक तरफ से पुल कर दो, अगर खींच दो तो एक उसकी जो एज लेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी और 2 वही सेम रहेंगी, जिसको ये डिनोट कर रहा है जैसे कि A इज इक्वल टू B बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू C। फिर तीसरा जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। उसमें A B C तीनों डिफरेंट हो जाते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स 90 पे ही रहते हैं, लेकिन इसकी लेंथ जो होगी वो तीनों डिफरेंट हो जाएगी। इस तरीके से करके हमारे पास 7 टाइप के बनेंगे। एक को बोलते हैं हेक्सागोनल, एक को बोलते हैं ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अब इनको आपको याद रखना है। याद कैसे रखेंगे, देखो इसके लिए एक ट्रिक है, क्योंकि ऐसे तो याद नहीं हो पाता है, हमें भी नहीं याद होता था ऐसे। कहाँ गया, आ गई था शायद। ये देखो, ये जो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, इसके लिए हमें कैसे याद रखना है, ये तो पहले हिंदी में याद रखेंगे। CTO मात्री है, ठीक है। इसमें आप देखो C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, Ma फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक एंड R फॉर रोम्बोहेड्रल, है फॉर हेक्सागोनल। ठीक है, ये तो आपने सीक्वेंस में नाम याद कर लिया। फिर उसके बाद आपको एक नंबर याद रखना है 012220। ये केवल लर्न करने के लिए, अगर आपको ऐसे लर्न हो जाता है सीधे सीधे तो आप वैसे लर्न कर लो। कई लोगों को ट्रिक से याद नहीं होता, ऐसे ही याद हो जाता है। आपको जैसे लर्न होता है आप वैसे लर्न करोगे। मैंने ट्रिक बता दी है। ये 012221, ठीक है। तो
तो सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे ए बी सी की बात है और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 की बात है, और यहाँ पे इक्वलिटी अनइक्वलिटी देखनी है। तो जहाँ पे भी आपका नंबर आ रहा है 0 वहाँ पे तीनों इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, 2 बार 0 आ रहा है इस सिस्टम में, एक तो आ रहा है सी पे पहले ही, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम में, और दूसरा आपका 0 आ रहा है री पे, मतलब रोम्बोहेड्रल में 0 आ रहा है, तो यहाँ पे ये तीनों आपके क्या होंगे, सेम। फिर उसके बाद दूसरा देखो आप, टेट्रागोनल में यहाँ पे नंबर कौन सा आ रहा है, 1। इस 1 जहाँ पे भी आता है वहाँ पे लास्ट वाले को नॉट इक्वल कर दो, मतलब ए और बी इक्वल है, सी डिफरेंट हो जाएगा। जहाँ पे 2 2 2 आ रहा है वहाँ पे दोनों बार आप कट कर दो, इसका मतलब तीनों के तीनों नॉन इक्वल हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 वाला तो मैंने बता ही दिया, और लास्ट में हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में जो सी वाला होगा वो नॉट इक्वल, ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ऐसे आप याद रख लोगे थोड़ा सा। इसमें क्या करते हैं, देखो आपको एंगल दे देते हैं और आपको ये एज लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और आपको जो क्यूबिक सिस्टम है उसका, क्रिस्टल सिस्टम का नेम पूछते हैं, या उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बना देते हैं। तो आप जब तक इस तरीके से आपको एंगल्स वगैरह याद नहीं होंगे तब तक आपका काम नहीं बन पाएगा। अब एंगल्स को कैसे याद रखेंगे, एंगल्स में देखो सबसे स्पेशल एंगल है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में अल्फ़ा बीटा तो 90 होगा, लेकिन गामा क्या है, लास्ट वाले को सबसे पहले हमने याद किया कैसे, अल्फ़ा बीटा तो 90 है लेकिन गामा क्या है, 120। क्लियर। इसके बाद इसमें भी सबसे स्पेशल Yes, जो ma'am. है, अगर दोनों की बात करें तो ट्राई क्लिनिक थोड़ा सा और स्पेशल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी और सी ये तीनों इक्वल नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा आर नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, सबसे जो स्पेशल है, सबसे जो अनोखा है वो कौन है, ट्राई क्लिनिक। देख पा रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद आप कैसे याद रखोगे, शुरुआत के तीनों में, क्यूबिक में, टेट्रागोनल में, ऑर्थोरोम्बिक में, तीनों में ये 90 वाली कंडीशन है, तीनों इक्वल है, तीनों 90 के। मोनोक्लिनिक में याद रखेंगे अल्फ़ा बीटा 90 और गामा आपका 90 नहीं है। अब कौन बच गया, अब इसके बाद लास्ट में बच गया रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में अल्फ़ा बीटा गामा आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90, एंगल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को अगर आप किसी तरीके से किसी डायरेक्शन से ऐसा पुश करते हो कि इस तरीके के एंगल्स बनते हैं, जैसे ये वाला है, इसको देख पा रहे हो आप, मोनोक्लिनिक को। इसको क्या किया गया है, जैसे आप कोई बॉक्स ले लो, है ना, और वो बिल्कुल आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा किसी डायरेक्शन से पुश कर दो तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आपको इनको समझना है तो थोड़ा सा आप किसी बॉक्स को माइंड में इमेजिन करेंगे, या किसी क्यूब को, क्यूब भी होते हैं बच्चों के पास खेलने वेलने के, उसको इमेजिन करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये तीनों आपको, ये पूरा चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है हमेशा, कुछ ना कुछ इससे इंफॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसका ये होमवर्क है, याद कर लेंगे आप लोग। यस मैम। यस मैम। अब लास्ट पार्ट 0, में, 1 और 2 हाँ, ये कोई नंबर नहीं है, नंबर्स के हुए हैं। ये कोई नंबर नहीं है, ये केवल आपको याद करने के लिए लिखा है। 0 1 2 2 0 1। ठीक है, मैंने ऐसे ही याद किया था, 0 1 2 2 0 1। 0 का मतलब कि यहाँ पे इस चार्ट के लिए ये नंबर है, ये वाले के लिए। ठीक है, 0 का मतलब आपको नॉन ज़ीरो कुछ भी, नॉन इक्वल कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सारे इक्वल हैं। यहाँ पे भी देखो 0 है तो आपको नॉन इक्वल कुछ भी नहीं करना है, सारे इक्वल है, ए बी सी तीनों इक्वल है।
फिर उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे भी 1 1 आ रहा है वहाँ पे आपका लास्ट वाला जो होगा उसको नॉट इक्वल कर दो, सी वाले को इसके पहले आप नॉट इक्वल लगा दो, और जहाँ पे 2 2 है वहाँ पे आप कैसे याद रखोगे, दोनों ही आप। क्लियर? ये केवल याद करने के लिए है, ये कोई केमिस्ट्री में ये कोई टर्म नहीं है, ये और ये। यस मैम, ठीक है। अब देखो लास्ट में ये लिखा हुआ है क्यूबिक वाला कितने तरीके का हो सकता है, तो इसको भी याद कर लो कि लास्ट के तीनों तो आपके सिंपल में ही होंगे केवल, मतलब ये सिंपल वाला जो क्यूबिक सिस्टम है ये तो सब में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, सब इसके एग्जाम्पल सब हो सकते हैं, लेकिन आपका केवल ऑर्थोरोम्बिक ऐसा है जिसमें चारों टाइप आपको दिख सकता है। सिंपल वाला क्यूबिक भी दिखेगा, बॉडी सेंटर्ड भी दिख सकता है, फेस सेंटर्ड भी दिख सकता है, और एंड सेंटर्ड भी दिख सकता है। इसका डायग्राम अभी देखा था हम लोगों ने, ये देखो ऑर्थोरोम्बिक में इसमें क्या किया इन्होंने, सिंपल क्यूबिक वाला भी बन सकता है, इसमें बॉडी सेंटर्ड भी बन सकता है, सेंटर में रख सकते हैं, फेस सेंटर्ड की भी पॉसिबिलिटी है और इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और ये जो 14 हैं आपके वो क्या है, नेचर में ऐसे देखे गए कि इतने इतने तरीके के ऐसे ऐसे बनते हैं। ठीक है, नेचर में इतने पॉसिबल है। जैसे आप लोग उसमें पढ़ते हो ना, मैथ्स में पढ़ते हो ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसा होता है ना टॉपिक। यस मैम, है ना? तो उसमें जैसे ऐसे दिया जाता है ना कि ये टर्म्स हैं, जैसे डाइस वाले क्वेश्चन मैंने तो कभी करा था, कुछ कोई एग्ज़ाम तैयारी कर रहे थे तो डाइस वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसमें क्या करते थे, जैसे इतने फेसेस हैं तो कितने कॉम्बिनेशन है, कुछ ऐसे नंबर्स वंबर्स का होता था, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ लगाते थे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी तो और भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन नेचर में 14 टाइप्स के ही देखे गए, उनके बारे में ही एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, ये वाला जो चार्ट है इसमें कुछ डिफेक्ट था तो मैंने उसको सही कर दिया। ये भी सेम चीज़ है, इसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए गए। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको? यस मैम। अब देखो, आपको लास्ट एंड पे हम लोगों ने बात करी थी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये बात करी थी हमने कि जैसे क्यूबिक है अपना ये, ठीक है, और प्रिमिटिव वाला अगर है या सिंपल क्यूबिक जिसको बोलते हो, जिसमें कॉर्नर्स पे हैं केवल एटम्स, तो क्या बात हुई थी कि भाई इसके इधर भी होगा यूनिट सेल, इधर भी होगा, इधर भी होगा, 6 फेसेस से होगा ना, सारे फेसेस पे होगा यूनिट सेल, तभी तो स्पेस लैटिस पूरा बनेगा, पूरा क्रिस्टल तभी तैयार होगा। तो अगर इस तरीके का है, तो अगर कॉर्नर वाले इस एटम का कंट्रीब्यूशन इसमें हम देखें तो कितना मैंने बताया था आपको, कॉर्नर वाला जो होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8 कंट्रीब्यूट करता है 1 यूनिट सेल में। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम अगर हम पर यूनिट सेल अगर हम देखें तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, कॉर्नर्स आपके 8 थे, हाँ 8 × 1/8 करके हमने कितने निकाले थे, 1 निकाला था। तो ये तो था सिंपल क्यूबिक के लिए। दूसरा हमने निकाला था BCC के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए, तो बॉडी सेंटर्ड में एक बीच में आ गया था सेंटर में, बाकी का तो 1 था, 1 + 1 कितना आ गया था, 2। और तीसरा कौन सा था, FCC। FCC में हमने क्या देखा था कि जो ये फेस सेंटर पे होगा ये कितने में कंट्रीब्यूट करेगा, एक तो इस यूनिट सेल में और एक इसके जस्ट ऊपर वाले यूनिट सेल में, 2 में ही तो होगा। और फेसेस अपने कितने हैं, 6 है। अगर एक ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ये 2 में कंट्रीब्यूट हो रहा है तो यानी कि हाफ हाफ है। तो ये फेस सेंटर वाले कितने हो गए थे, 3 हो गए थे, और बाकी हाँ बाकी कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1 था। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 4। और अगर हम एंड सेंटर की बात करें, ये तो FCC के लिए, अगर हम एंड सेंटर की बात करें ECC के लिए, EC के लिए, तो EC में क्या था, EC में कॉर्नर पे तो थे ही थे,
अपोजिट एंड्स पे। 2 अपोजिट फेस पे भी थे, यही तो था। अगर EC की बात करो, यहाँ पे एक रख दो, एक इस पे और एक नीचे वाले फेस पे सेंटर में। तो अगर EC की बात करो तो आपका कॉर्नर वाला तो वही सेम टू सेम रहेगा, लेकिन ये वाला किस में कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला, ये आपके 2 में और ये आपके 2 में। तो यानी इसमें कितना आ गया था, 2। क्लियर है? यस मैम। तो ये है आपके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना नंबर ऑफ एटम होगा उसकी बात करी जा रही है, और इस नंबर को हम बोलते हैं Z। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक तो डेंसिटी निकालने को आता है, तो उसका डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है, हमें डेंसिटी का केवल फॉर्मूला चाहिए, उसको कैसे अप्लाई करना है वो हमें देखना है। दूसरा आपसे इससे फॉर्मूला बताने के लिए क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है, मतलब इन्होंने बोला इस अरेंजमेंट में A एंड B एटम्स हुज A एटम्स आर एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। A कहाँ पे है, कॉर्नर पे। यहाँ पे कौन है, A। और दूसरी कंडीशन क्या बोली है, B एटम्स एट द फेस सेंटर्स। B कहाँ पे है, फेस सेंटर पे। एक यहाँ पे हो जाएगा, 6 फेसेस हैं, 6 पे आ जाएगा। कितने हो गए, 5 हो गए। कौन सा रह गया, इधर का लिख दिया, ऊपर नीचे का भी लिख दिया, एक इधर आगे सामने की तरफ होगा तो यहाँ लिख देते हैं फ्रंट। ठीक है, ये है। और क्या कंडीशन दी है, 1 ऑफ द A एटम इज मिसिंग फ्रॉम 1 कॉर्नर। एक A जो है वो मिसिंग है, तो एक को हटा देते हैं, एक को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अब पूछ रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये यूनिट सेल का इन्होंने बता दिया स्ट्रक्चर, और आपको पता है कि यूनिट सेल ही रिपीट होती है। तो अगर आपको यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं उनका कैलकुलेशन पता लग गया तो आप फॉर्मूला बता सकते हो। ठीक है, अब देखो ये A किस पे है, कॉर्नर्स पे है। तो अगर A का कैलकुलेशन हम करना चाहें तो कॉर्नर वाला जो एटम होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है किसी यूनिट सेल में, 1/8 करता है। इतनी बात क्लियर है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन यूनिट सेल, ये 1/8 है। अब आपके पास ये टोटल कितने हैं, 7 है। आप देख पा रहे हो, एक से तो गायब है ये। अगर A के बारे में बोलो तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर बोलोगे तो 7/8 आएगा क्या, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ A इन 1 यूनिट सेल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, एनीवन। अब हम बात करते हैं B की। B के लिए देखो, B किस पे है, फेस सेंटर पे है। तो B के बारे में क्या बताया था आपको कि B जो फेस सेंटर पे होगा वो 2 में कंट्रीब्यूट करेगा, एक एटम, यानी कि एक पे कितना कंट्रीब्यूशन है उसका, हाफ कंट्रीब्यूशन है, 1/2। हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड एटम इन यूनिट सेल, ये हो गया हाफ।
और ये हैं कितने, ये टोटल 6 हैं, इसमें कोई भी मिसिंग नहीं है। तो अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 6 1/2 आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन है 7/8 और इसका कितना आया 3। ठीक है, तो अब अगर आप रेशियो देखो एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स का अगर रेशियो देखो, भाई फॉर्मूला लिखने के लिए जो एलिमेंट उसमें होते हैं उन्हीं को तो लिखते हैं, तो ए बी लिख दिया हमने। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 7/8 और इसका कंट्रीब्यूशन कितना, 7/24। तो आंसर क्या आ गया अपना, ए 7/8, बी 3 लिख सकते हो। ठीक है, और या ऐसे भी लिख सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शंस कौन से दिए हैं। मान लो यही वाला ऑप्शन दिया तो इसी अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है बात? यस मैम। देखो क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ, ये वाला दिया। स्टोइकोमेट्री को भी देखना पड़ता है ना, इसमें तो फ्रैक्शन में आ गई, तो फ्रैक्शन में एटम लिख दोगे तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बन जाएगा, अपने को स्टोइकोमेट्री में देना। अब देखो, अब ये लास्ट क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? विकास, अभिनव, मीत, प्रियांजल, नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब देखो ये क्वेश्चन है, कंपाउंड हैज अ क्यूबिकल यूनिट सेल इन विच x एटम आर प्रेजेंट एट 6 कॉर्नर्स। ठीक है भाई, कॉर्नर पे कौन है, x है, 6 कॉर्नर्स पे है और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है अपनी। y एटम आर एट रिमेनिंग कॉर्नर, y कितने पे आपका रिमेनिंग कॉर्नर पे है, तो अपने कॉर्नर्स तो टोटल 8 ही होते हैं ना क्यूब में, तो 2 पे कौन है, y है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, y आर एट रिमेनिंग कॉर्नर एंड ओनली एट दोज फेस सेंटर्स विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर हम फेस सेंटर्स की बात करें, फेसेस की बात करें, तो इसमें इन्होंने बोल दिया कि y 2 तो कॉर्नर पे है और आपका बाकी उस पे है, ऐसे फेस सेंटर्स पे है जिस पे जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो देखो अगर इसको देखो, यहाँ पे एक रख दो, एक यहाँ पे रख दो और एक ये नीचे वाले पे रख दो। ठीक है, तो नीचे वाले पे रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, अपोजिट पे नहीं रखना है। ऐसे कितने मिलेंगे आपको, 3 ही मिलेंगे भाई। 6 होते हैं जिसमें से 3 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक मान लो ऊपर पे रख दिया, एक इधर पे रख दिया और एक यहाँ सामने वाले पे रख देते हैं, है ना, यहाँ इसको फ्रंट बोलते हैं, फ्रंट वाले पे रख देते हैं। एक इस साइड में है और एक ये एवापोरेशन। भाई 6 फेसेस होते हैं जिसमें 2 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ऐसे पे रखना है, जो अपोजिट ना हो तो 3 पे रख सकते हैं हम। तो इसका मतलब y किस पे है, 3 फेस सेंटर्स पे है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला z एटम आर प्रेजेंट एट रिमेनिंग फेस सेंटर। अब 3 ही तो फेस सेंटर बचे हुए हैं ना, तो z कहाँ पे है, z भी 3 फेस सेंटर पे है एंड बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर पे भी है z, तो एक बॉडी सेंटर पे। अब फॉर्मूला निकालना है तो अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या? यस मैम। करें?
एक्स की बात करते हैं, एक्स है कॉर्नर पे और वो भी 6 कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है आपको पता है 1/8 और 6 कॉर्नर पे तो कितना आ जाएगा 6/8 आ जाएगा क्या? यस मैम। अगर ऐसे लिखना है 3/4 लिख देते हैं। अब y की बात करते हैं, तो y आपका है 2 तो कॉर्नर पे और 3 है फेस सेंटर पे। तो कॉर्नर की अगर बात कर लो तो 2 है, तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर कॉर्नर पे देखो कॉर्नर वाले का तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और 3 है फेस, 3 है आपका फेस सेंटर पे, तो फेस सेंटर पे अगर हम बात करें 3 है तो उसके लिए अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे तो फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन तो हाफ होता है, 3 है तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब z की बात कर लेते हैं, z आपका कहाँ पे है? z आपका 3 फेस सेंटर पे और 1 बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर वाला जो होता है वो तो एक जो होता है वो यूनिट सेल में ही होता है, केवल एक यूनिट सेल में एक उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, क्योंकि वो दूसरे किसी यूनिट सेल में होगा नहीं, ठीक है। तो अगर बॉडी सेंटर वाले की बात करो तो उसका कंट्रीब्यूशन तो 1 हो जाएगा पूरा पूरा, और अगर फेस सेंटर वाले की बात करो तो 3 फेस सेंटर्स पे है 3/2 वही, ठीक है। इसको टोटल कर लो, z का टोटल कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना हम लोग उस यूनिट सेल में, तो 1 + 3/2 आ जाएगा क्या 5/2 हो जाएगा। 5/2 और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देख लो टोटल, तो 1/4 + 3/2 कितना आ जाएगा 7/4। इसमें किसी को कोई दिक्कत? आप फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, ये है 3/4, ये है 7/4 और ये कितना है 5/2 है। तो कोई इन्फॉर्मेशन छूटी तो नहीं है? क्वेश्चन में चेक कर लो, कुछ छूटी तो नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं। तो x के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 3/4 कर दो, y के अकॉर्डिंग लिख लो आप 7/4 और z के अकॉर्डिंग 5/2। तो इसमें क्या करें हम लोग इक्वल करने के लिए? x3y7 x3y7 z10। अच्छा, ये कर देते हैं सब में इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x3 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 7/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 और z 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये x3 आ गया, y 7 आ गया और z कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? आप लोगों की मैथ्स ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि आप लोग न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करते हो ना, मेरी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है तो मुझे थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है ना। तो ये तो आ गया अपना फॉर्मूला, और नेक्स्ट है आपका डेंसिटी निकालना, ठीक है। तो डेंसिटी के लिए थोड़ा सा एक तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं और दूसरा हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसी से बात कर लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन। डेंसिटी निकालनी है, एज लेंथ आपको दी हुई है 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, x का भी दिया हुआ है, y का भी दिया हुआ है और z का भी दिया हुआ है, ठीक। तो अगर देखो किसी भी क्रिस्टल की अगर डेंसिटी निकालते हैं ना तो पूरे क्रिस्टल की नहीं निकालनी पड़ती है हमको, हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अगर निकाल लें तो हमारी बात बन जाती है क्योंकि वो इक्वल होती है, ठीक है। यही तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो डेंसिटी तो आपका सेम ही रहेगा ना, मास बाई वॉल्यूम, D = m/v तो होता है। अगर अब हम एक यूनिट सेल का मास पता लग जाए हमको और उसी यूनिट सेल का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें तो हमें डेंसिटी पता लग जाएगी क्या? यस और नो? यस मैम। ठीक है।
अब मास कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमको नंबर ऑफ एटम्स पता लग गए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम भाई एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स हमें यही तो पता लगे, x के कितने 3/4, y के कितने 7/4 और z के कितने 5/2 है। ये एग्जैक्ट नंबर हमें पता लगा। ठीक, तो अगर हमें मास निकालना है तो इनके एटॉमिक मासेस को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। मास ऐसे ही तो निकालते हैं। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हो? जैसे बोलते हैं आपको कि तुम मोलर मास निकालो वाटर का, तो वाटर का कैसे निकालते हो आप? 2 इसके दिख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे करके 16 × 1 ऐसे ही तो निकालते हो। तो ऐसे ही हम लोग इसका मास यूनिट सेल का कैलकुलेट कर लेते हैं। AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मास ऑफ यूनिट सेल आपको निकालना है तो आप x का एटॉमिक मास लगाओ, मल्टीप्लाई करो किस नंबर का 3/4 का 3 और आपका y का लगाओ और y में क्या था नंबर 7/4 और z का एटॉमिक मास लगाओ, इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करो। एटॉमिक मास को आप ऐसा करो, सारे पहले AMU में रख लो, फिर कंप्लीट को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 AMU इज टू हाउ मैनी ग्राम, जल्दी से बता दो। 10 to power minus 24 -27 24 और 27 क्लियर करो जल्दी से। 24 ग्राम, मुझे तो 24 ही याद आ रहा है। 27 kg में चला जाता है। हाँ ठीक है, तो ये ग्राम में हम AMU को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो ग्राम में आ जाएगी आपकी बात। एटॉमिक मासेस सबके दिए हुए हैं क्वेश्चन में। x का 40 60 80 40 60 80 लगा देते हैं भाई। सॉल्व कर दो जरा हमारे मैथमेटिशियन लोग 1300 इसको। 1340 ये पूरा आ रहा है 1340 40। ठीक है, ये आ गई वैल्यू अपनी। ये आ गया मास ऑफ यूनिट सेल इन ग्राम। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको क्यूब की साइड पता होनी चाहिए ना भाई। ये लैटिस कैसा है? क्यूबिक है। तो क्यूब की साइड पता होने के लिए आपको एज लेंथ दे दिया है इन्होंने, तो एज लेंथ मिल गई हमको, तो हमारी बात बन जाएगी। भाई ये क्यूब था और क्यूब की साइड दे दी है इन्होंने, एक एज लेंथ दे दी है। सभी एज लेंथ सेम होंगी इसमें। एज लेंथ दे दिया आपको 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा मीटर, और क्योंकि डेंसिटी आपने यहाँ पे ग्राम यूज़ किया है ना, तो डेंसिटी आएगी ग्राम पर सीसी में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे हमको जो ए लेना पड़ेगा, जो लेंथ लेनी पड़ेगी, वो सेंटीमीटर क्यूब में होगी। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? ठीक है, अब ये क्यूब का साइड ए है, तो वॉल्यूम अगर निकालोगे इस क्यूब का यूनिट सेल का, तो कितना आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा। तो
ये इसका क्यूब आ गया। अब वॉल्यूम भी आपको पता चल गया और मास भी पता है, तो डेंसिटी आ जाएगी। ये आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 10 to the power minus 24 और ये आया था 1340। this सॉल्व कर लेंगे। ये तो पूरा ही उड़ गया, देख पा रहे हो सब लोग। जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा ग्राम पर सीसी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो पूछ लो। कैलकुलेट कर लिया? कोई दिक्कत? सब लोग बता दो भाई, एक एक का नाम लेके नहीं पूछ रही हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो, खुद से ही बोल दो। जो कंडीशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने कंट्रीब्यूशन निकाला और कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए एक यूनिट सेल में, और उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख दिया और उसके अकॉर्डिंग हमने यूनिट सेल का मास, यूनिट सेल की डेंसिटी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया और डेंसिटी हो गई वही आपकी m/v करके। ठीक है, तो क्या क्या चीज़, एक डेंसिटी का और भी फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने आज सीखी? एक तो डेंसिटी कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला कैलकुलेशन अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स, जो भी एटम्स हैं उसमें उसकी पोजीशन आपको बताई गई हो तो, और दूसरा हमने सीखा 14 टाइप्स ऑफ आपके ये कौन से लैटिस होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ कौन से क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और उनको लर्न करना कि हम उसको कैसे याद रखेंगे। इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है, इसमें से देखो 2-3 केसेस में जैसे ये ऑर्थोरोम्बिक है, ये क्यों बड़ा स्पेशल है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि इसमें चारों तरीके के प्रेजेंट होते हैं। सिंपल क्यूबिक भी है, बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी है, ईसी भी है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो हेक्सागोनल वाला क्यों बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अलग है, स्पेशल है, क्योंकि हेक्सागोनल सिस्टम में आपका एक एंगल जो होता है वो 120 होता है। अल्फ़ा बीटा तो 90 होते हैं, लेकिन गामा कैसा होता है 90 होता है। इधर अगर बात करें तो ट्राई क्लिनिक पूछ सकते हैं, ट्राई क्लिनिक भी अपने आप में एक अलग तरीके का, इसमें कुछ भी इक्वलिटी नहीं है। क्लियर? लास्ट टर्न पे ये बताया था ना, ये वाला आप लोगों को, ये एंड सेंटर जब एक्सप्लेन कर रही थी तो ऑर्थोरोम्बिक आप लोग पूछ रहे थे ना। अब बात समझ में आ गई? टाइम बताइए। पीडीएफ में मैंने जितने क्वेश्चंस, 1 ही 2 क्वेश्चन आज सेव किए थे और ज़्यादा किए नहीं। अरे 2:14 हो गया। पैकिंग बताते हैं? नहीं, चलो आप लोग। आपकी आवाज़ बहुत क्रैक हो रही है। फिर से स्टार्ट हो गया? मतलब 2:14। हेलो। मैं सुन रही हूँ। अब देखो एक और पॉइंट था, ये रह गया था, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आगे वाली क्लास में हम लोग मूव कर पाएंगे अच्छे तरीके से। एक टर्म लैग हो रही, 1 मिनट, फिर रुको मैं इससे कनेक्ट कर दूँ। विकास आपने देख लिया था क्या पहला लेक्चर जो भेज दिया था मैंने? देख पाए थे?
क्योंकि पहला वाला वो नहीं होता है तो हाँ फिर मैम। थोड़ा सा दिक्कत आती है। वाईफाई अभी आ रही है आप लोग को आवाज़? यस मैम, बिल्कुल। क्लियर? अब देखो बात कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सिंपल है। जैसे मान लो यहाँ पे किसी को हमने बैठा दिया, अब आप लोगों में से किसी का नाम नहीं लेते क्योंकि फिर बोलेंगे मैडम हमें क्यों बैठा देती है। ये कोई है, कोई भी है, जो भी है, ठीक है। अपनी क्लास में तो कोई है नहीं तो नाम ले लेते हैं, हनी। ठीक है, इसका नाम क्या है? हनी है। अब इसके ना ये आपके इसके तो पैर है ना, और ये हाथ है इसके, ठीक है। ये इसका हेड है, दिख ही रहा आपको, ठीक है। यहाँ पे शूज वगैरह, ये किसी जगह पे बैठा हुआ, ठीक है। और इसके आसपास बहुत ज़्यादा गैदरिंग है ना। आप लोगों ने बस वगैरह में सफ़र किया है कि नहीं कभी? बस में ट्रैवल किया? आजकल के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता, कुछ एक्सपोजर ही नहीं होता। बस में ट्रैवल किया है कभी आप लोगों ने? किसी ने नहीं किया? मेरी आवाज़ नहीं जा रही है? किसी ने किया नहीं है? हेलो। हेलो। हाँ आयुष, क्या हुआ? आप डिस्कनेक्ट हो गए ना? ये देखो मैं बोल रही हूँ, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, मुझे इसलिए मैंने कॉल की। हाँ क्या है, देखती हूँ। हाँ आयुष। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। मैं कोशिश कर रही हूँ 1 मिनट और। हाँ, अब आ रही है आवाज़। आ रही है? हाँ, ये सब। अच्छा। आप लोग सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज़ आ रही है? यस मैम। यस मैम। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो होता है ना अपने, क्या होता है, स्क्रीन शेयर नहीं है ना, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। क्या रीज़न है?
आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? मैं नज़र आ रही हूँ, केवल ब्लैकआउट है मेरी स्क्रीन पे, तो ब्लैकआउट है। मीट का दिखा नहीं रहा है। आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मेरे लगता है गूगल मीट में कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं। स्क्रीन ना, ये स्क्रीन मीट वाला वो आइकन खोल रहे हो तो गूगल मीट का तो पूरा ब्लैक है, कुछ भी। चलो ठीक है फिर, है ना आज की क्लास। मुझे अभी पी ब्लॉक पूछना था आपसे और ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताना था। किसी ने वो किया है क्या कहते हैं? अरे आप लोगों से क्या पूछ रही थी, बस में ट्रैवल किया है क्या? किसी ने बताया नहीं। बस में ट्रैवल किया है ना? No, ma'am. Yes, ma'am. नहीं किया है? किसने किया है? जल्दी से बता दो। मैम हर्षित मैंने किया। हर्षित ने किया, और बाकी किसी ने नहीं किया? फ्रेंड ने किया है। किया है? अच्छा। बसेस में हम लोग के टाइम पे तो हम लोग मतलब बसेस का ही ज़्यादा, ट्रेन का कम होता था। मतलब होती थी ट्रेन पर हम ज़्यादा जाते नहीं थे, हमारा बस का ट्रैवलिंग ज़्यादा होता था। कॉलेज वॉलेज भी जाते थे तो बीच में एक जगह कहीं हमें बस लेनी पड़ती थी। तो कई बार बहुत भीड़ हो जाती है ना, तो आप एकदम कैसे एक दूसरे को टच करते हुए खड़े रहते हैं, ऐसे वैसे। तो ऐसे ये कोई हनी है ना, और ये बस में कहीं पे बेचारा ट्रैप हो गया, बहुत भीड़ है बस में। ठीक, तो ये क्या है, ये पहला पर्सन है, 1 2। अच्छा स्क्रीन शेयर। अच्छा, कोई स्क्रीन ये शेयर नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि ये हो नहीं पा रहा। मैं बस आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की बात समझा के क्लास ऑफ कर देती हूँ, है ना, क्योंकि इस पे पूरा ब्लैकआउट ही आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे करूँ। या तो फिर से रिकनेक्ट करूँ। एक टॉपिक आपको बताना है। मैम आपकी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. चलो ठीक है, ऐसे समझा देती हूँ। कोई हनी है, ठीक है, वो बस में ट्रैप हो गया। आप कोई उसके हाथ को टच कर रहा है, कोई दूसरे हैंड को टच कर रहा है, कोई पैर को टच कर रहा है, मतलब ऐसे एक्सीडेंटली टच हो रहा है। आप मान लो उसको 8 पर्सन्स टच कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितने लोगों के अपने नेबर उसके कितने हो गए? 8 हो गए ना। उस बस में अगर बोलो तो उसके नेबर 8 हो गए। Yes. इसी तरीके से क्रिस्टल लैटिस में भी अगर कोई एटम ऐसा है जिसमें आपके नेबरिंग एटम्स हो जाते हैं 8। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। जितने उसके नेबरिंग एटम्स होंगे किसी भी एटम के, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? वही नंबर हो जाएगा 8। अब अगले उसमें बात करते हैं, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है तो उसके बिना मेरा कुछ बात बढ़ नहीं रहा है। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है? ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्लास में ये पी ब्लॉक कहाँ तक कवर करना है? पी ब्लॉक में आप 4 पेजेस और ऐड कर लो, और अभी नोट्स भेजना सब लोग मेरे को, हाँ यस मैम, यस। है ना। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं 2 उनको छोड़ के बाकी जो पुराने हैं सब लोग भेजेंगे। शॉर्ट नोट्स। क्या क्वेश्चन बन सकता है उससे? शॉर्ट, बिल्कुल। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय बच्चा पार्टी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।